ओके स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट जो मैंने लास्ट जीरो फर्स्ट ऑर्डर करवाया उसी के बेसिस पर कुछ एक ये क्वेश्चन है, इसको समझना है आपने। देखो, रिएक्शन इज़ 50% completed in 2 hours एंड 75% completed in 4 hours, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसने इन्फॉर्मेशन हमें दी है। तो देखो इसको ध्यान से समझो। कहता 50% कंप्लीट हुई 2 hours में। तो 50% कंप्लीट होने का मतलब, देखो ध्यान से, इसका मतलब शुरू में 100 थे, 100 से 50 होने में, 100 से 50 होने का मतलब आधे ख़त्म हुए। ठीक है, एक सेकेंड। 100 से 50 होने का मतलब क्या है? 100 से 50 होने का मतलब है आधे ख़त्म हो गए। ठीक है, और फिर इसने कहा कि 75% ख़त्म होने में 4 आवर्स लग गए। तो 75 मतलब ये हुआ कि 100 से 75 ख़त्म होने वाले, मतलब बचे कितने? 25। 75 ख़त्म हो गए तो टाइम कितना लगा? 4 आवर्स। लेकिन अब इसको ध्यान से समझो कि 100 से 50 में 2 आवर्स लग गए थे, यानी 50 से दोबारा 25 पहुंचने में 2 आवर्स फिर से लगे। तो 100 से 50 का मतलब ये हुआ कि आधा ख़त्म करने में 2 आवर्स लगे, और दोबारा 50 से 25 होने में फिर से आधे ही ख़त्म हुए। 50 में से 25 बचे हैं, यानी 25 ख़त्म हुए, यानी आधे ही ख़त्म हुए ना। तो आधे ख़त्म होने में फिर 2 आवर्स लगे। तो इसका मतलब ये अमाउंट कितनी ख़त्म हो रही है? अमाउंट ख़त्म हो रही है हाफ। ठीक है, और हाफ ख़त्म करने के लिए जो टाइम लगता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम दोनों में ही 2 आवर्स लगा। तो दोनों में ही हाफ लाइफ टाइम अगर 2 आवर्स लगा है तो इसका मतलब टी हाफ जो है वो कांस्टेंट रहा। और टी हाफ कांस्टेंट किस में रहता है? अब आप वो देखो, जीरो ऑर्डर में या फर्स्ट ऑर्डर में। तो वो कांस्टेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर में, इसीलिए ये एग्जांपल जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। तो ये इस तरह से है बेटा, और मैं फिर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मेन बात यही है कि इसने कहा 100 से 50 आने में लगे 2 आवर्स। तो 100 से 50 में 2 आवर्स लगे, और फिर इसने कहा कि 100 से 75 ख़त्म होने में 4 आवर्स लगे। तो 100 से 75 ख़त्म हो गए तो बचे कितने बेटा? 25। तो 100 से 25 होने में 4 आवर्स लगे, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। पर अब दोबारा शुरुआत पे जाओ तो 100 से 50 में 2 आवर्स लगे थे, और 50 से 25 में 2 आवर्स लगेंगे, क्योंकि टोटल 4 आवर हैं, लेकिन 50 तक 2 लग चुके हैं तो बचे तो 2 ही ना। तो इसका मतलब 50 से 25 आने में फिर 2 आवर्स लगे। यानी अब ओवरऑल सिचुएशन को तो समझो। तो बेटा 100 में से 50 ख़त्म हुए तो 2 आवर्स लगे, यानी आधा ख़त्म करने के लिए 2 आवर्स लगे। और दोबारा 50 में से 25 ख़त्म करने के लिए फिर 2 आवर्स लगे, यानी ये हाफ लाइफ टाइम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो कांस्टेंट किस में रहता है? फर्स्ट ऑर्डर में, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो ये दुख, सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, झूठा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस होती हैं जो होती तो हायर ऑर्डर की हैं, लेकिन अगर एक रिएक्टेंट को हम एक्सेस में यूज़ कर लें, तो उसका रोल ही ख़त्म हो जाता है। मतलब उसकी अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन में नेट कोई चेंज ही नहीं आया, तो वो जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, मैं एक बार आगे समझाता हूँ। मैं फिर से डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। तो होती तो ये बाई मोलिकुलर है। बाई मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल्स दो होते हैं रिएक्शंस में, विच बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पर बिहेव किसकी तरह करती हैं? फर्स्ट ऑर्डर की तरह। कब? when one of the reactant is used in excess, such reactions are known as pseudo first order reactions। तो ये चीज़ है बेटा, इसकी डेफिनेशन ये आ गई। और इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो अब ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट में ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल में भी करवाया था मैंने आपको। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये देखो, वाटर ले लिया एक्सेस में। तो जब बेटा वाटर एक्सेस में ले लिया ना, तो वाटर की वैल्यू पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट के में ही घुस जाएगी, जैसे कि ये समझाया भी है। ये देखो, इसने क्या किया? पहले रिएक्शन ली, रेट ला लिख ली, R इक्वल्स टू के, ये ले लिया। एक्सपेरिमेंट से पता चला इसकी पावर 1 है। फिर H2O ले लिया, इसकी पावर भी 1 है। लेकिन H2O जो है वो कांस्टेंट बना रहा, और उसके मोल्स होते हैं 55.5। ये आपको बताया भी हुआ है, सॉल्यूशन चैप्टर में बताया। तो इसकी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, तो ये K में डाल दिया, ये K डैश बन गया। और इस केस में K डैश के केस में, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, तो ऑर्डर कितना आया इस रिएक्शन का? 1 आया। जबकि आना कितना चाहिए था? ये ऊपर अगर आप इस रिएक्शन को देखो यहाँ से, तो 1 और 1 2 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 1। तो ये है
सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो इसलिए लगा क्योंकि है तो झूठ, क्योंकि आना तो ट्रू चाहिए था, लेकिन क्योंकि वाटर एक्सेस में ले लिया तो जो सब्सटेंस एक्सेस में ले लोगे वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा तो वो रेट कांस्टेंट में ही एंटर हो जाता है। तो ये चीज़ है बेटा। इसी तरह से एक एग्जांपल ये भी है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का। यहाँ पे भी वही काम किया, वाटर ले लिया ये एक्सेस में, यहाँ पे नीचे लिखा नहीं हुआ है, ये लिख लेना है, ये एक्सेस में ले लिया हमने। तो इससे क्या हुआ, R इक्वल्स टू के, ये आ गया सुक्रोज, ये आ गया वाटर, लेकिन वाटर एक्सेस में है तो इसकी वैल्यू 55.5 वो इसी में एंटर हो गई। और ये लिखा भी हुआ है, ये देखो यहाँ पे K डैश इक्वल्स टू के इंटू 55.5 ये है। नेक्स्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन में देखो ये कर्व लिया गया किसी भी रिएक्शन का, ये रिएक्टेंट थे, ये ऐसे ये पहुंच गए प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। इसी तरह से ये जो एनर्जी होगी 0 से लेकर P तक ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगी। और ये टोटल एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पहाड़ की चोटी तक यानी मैक्सिमम हाइट तक, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट्स को ये थ्रेशोल्ड बैरियर यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना ही पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट्स बन सके। लेकिन इस टोटल थ्रेशोल्ड में से कुछ एनर्जी तो रिएक्टेंट्स के पास पहले ही है, तो इन्हें एक्स्ट्रा जो एनर्जी चाहिए ताकि इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो जाए, यानी ये इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये पहले भी पढ़ी हुई ये चीज़ें आपने। तो ये आ गया बेटा। और देखो, और तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गया द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट कोलाइडिंग रिएक्टेंट पार्टिकल शुड हैव सो डेट दे कैन चेंज टू प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स बनना है तो रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी अटेन करनी ही पड़ेगी कम से कम, ठीक है। इससे ज़्यादा अटेन कर लेंगे कोई बात नहीं, तब भी प्रोडक्ट्स तब तो बनने ही बनने हैं, पर मिनिमम इतनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और ये एक और चीज़, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे लिखा भी होता है, ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है ये होता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ठीक है। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स हैज़ टेम्पररी एग्जिस्टेंस। TEMP है ना, टेम्परेचर मत पढ़ लेना, ये टेम्पररी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। इसको ट्रांजिटिव स्टेट भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज हायर देन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जो होता है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही हाई होती है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स उतनी जल्दी बनेगा, रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये हाइट वाला कर्व जितना लो होगा तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बदलना उतना ही तो आसान हो जाएगा ना, तो यही कहना चाह रहा है बेटा, ये है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, फिर आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही चीज़ है कि टोटल एनर्जी जो चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बनने के लिए वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ये। लेकिन इसमें से इतनी एनर्जी तो पहले ही है रिएक्टेंट्स के पास, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन में वही है, देखो, इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय कोलाइडिंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स सो डेट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। और फॉर एवरी रिएक्शन आइदर इट इज़ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, कोई भी रिएक्शन हो उसको प्रोसीड करने के लिए यानी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही होती है। हैंस इवन हाईली कंबस्टिबल फ्यूल्स, इवन मतलब वो फ्यूल्स जो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेते हैं वो भी खुद से कभी आग नहीं पकड़ेंगे, यानी वो भी तब तक स्टेबली एग्जिस्ट करते रहेंगे, बने रहेंगे जब तक कि उनको वो एक्टिवेशन एनर्जी ना मिल जाए। तो वही बताया कि फ्यूल्स एग्जिस्ट स्टेबली ऑन अर्थ एज देयर कंबशन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट ये एक टॉपिक आता है अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का मैंने पहले भी समझाया था एक बार शुरू में भी, ये वही चीज़ है। ये देखो, बिना कैटलिस्ट के जाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा। कैटलिस्ट ने क्या किया, ये जो पहाड़ है इस पहाड़ में एक टनल टाइप बना दी। टनल बनाने से जैसे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, ये बना दी टनल, ये देखो। तो इससे क्या हुआ, इस टनल को बनाने से जो रिएक्टेंट्स को जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी अब उतनी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी एनर्जी से भी वो इस बैरियर को क्रॉस कर देंगे और प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास कैटलिस्ट का रोल। तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड पाथ करता है। अल्टरनेटिव मतलब एक नया रास्ता प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए। और वो रास्ता कैसा होता है, कम एनर्जी वाला, यानी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है, ये देखो,
ये हो गया बिना कैटलिस्ट के, और ये EA2 हो गया कैटलिस्ट के, ठीक है। तो ये है, और कैटलिस्ट ये फिर वही बात बोली जो मैंने समझाई, प्रोवाइड द अल्टरनेटिव पाथ फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, हैंस कैटलिस्ट प्रेजेंस इन अ रिएक्शन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो ये है बेटा, और इस यूनिट में इसके आगे जो टॉपिक करवाए हैं ना वो आर्हीनियस और आर्हीनियस इक्वेशन वाला टॉपिक होगा, और एक डेरिवेशन CA इक्वल्स, वो चीज़ें अब सिलेबस में नहीं हैं, ठीक है। तो आपने जितना ये टॉपिक मैंने यहाँ तक करवाया अब वहीं तक करना है आपने, ठीक है।